Hello everyone, welcome back to We the Doctors. I'm Rohan Mani with another video on general concept of muscle. So इस वीडियो में हम मसल के बारे में बात करेंगे, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के बारे में। इन तीनों के बारे में हम एक्साइटेशन, इनकी जो मैकेनिज़्म है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और बाकी की सारी चीज़ें किन चीज़ों से बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। मसल एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे हमने बोन्स में देखा, इट इज़ अ टाइप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैल्सिफिकेशन के बाद बनता है। इनिशियली वो भी कार्टिलेजनस सेल से बना हुआ होता है, तो फिर वो भी सॉफ्ट होता है, लेकिन ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैल्सिफाई होता है और इट बिकम्स हार्डन। सो सिमिलरली अगर मसल इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू कि अगर उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, देन इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। यानी सिंपली इसका मतलब है कि जो मसल टिश्यू है उसमें कैल्सिफिकेशन हो रहा है या ओसिफिकेशन हो रहा है, ड्यू टू विच ये इसका प्राइमरी कॉज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे कि ये मोस्टली एथलीट्स में पाया जाता है बिकॉज दे यूज़ देयर थाई मसल्स, दैट इज़ द क्वाड्रिसेप्स ऑन द एंटीरियर साइड एंड द हैमस्ट्रिंग्स, जो आपकी थाई की मसल है जो पीछे साइड प्रेजेंट होती है, तो उनमें कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज़। ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ये कंडीशन अकर हो सकती है। सॉफ्ट टिश्यू बना है लॉन्ग मसल फाइबर्स से, और ये लॉन्ग मसल फाइबर्स इन टर्न बने हुए हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से। ये दो बेसिक कंपोनेंट है किसी भी मसल के, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, कार्डियक मसल हो या फिर स्मूथ मसल हो, लेकिन इसमें वेरिएशन पाया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स। सो बिफोर इट वी हैव द कैटेगरी इन विच द मसल्स कैन बी क्लासिफाइड। तो अब स्ट्राइशंस मतलब बैंडेड होना या फिर स्ट्राइप्ड होना, यानी इस तरह के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वेराज इन केस ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स ये बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इन केस ऑफ स्मूथ मसल, दे डोंट हैव एनी स्ट्राइशंस या फिर बैंड्स। सो जो टर्म्स मसल में यूज़ करते हैं, it differs from the normal usage, that is हम सार्कोलेमा, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही हम मसल के लिए सार्कोलेमा या फिर मायोलेमा इस टर्म का यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे पास कुछ इन्वेजिनेशन पाए जाते हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स we have the T tubules and in case of smooth muscles we have the caveolae। तो ये जो T tubules होते हैं, these play a important role in the muscle contraction, क्योंकि यही एक्शन पोटेंशियल को आगे ढकेलता है towards the sarcoplasmic reticulum to increase the calcium levels in the cytoplasm। तो इस मैकेनिज्म के बारे में हम जब स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सार्कोलेमा में टी ट्यूब्यूल्स और कैवियोले पाए जाते हैं। टी ट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स वो आपके चाहे स्केलेटल मसल हो या कार्डियक मसल हो, और इन केस ऑफ स्मूथ मसल वी कैन फाइंड द कैवियोले। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये कोई रोड है और इसके बीच में एक पॉट होल प्रेजेंट है या फिर कोई गड्ढा प्रेजेंट है। So similarly, in case of plasma membrane, we have the continuous sheet of plasma membrane in which we have the presence of the T tubules जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एक इन्वेजिनेशन फॉर्म करते हैं। इसके प्रॉक्सिमिटी में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बल्ज्ड पार्ट होते हैं या फिर थिकन्ड पार्ट होते हैं उसे हम टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये पाया जाता है कि जो स्केलेटल मसल होते हैं उसमें एक ट्रायड फॉर्म करता है टी ट्यूब्यूल, दैट इज विद द हेल्प ऑफ टू टर्मिनल सिस्टर्नी एंड
one T tubule, whereas in case of cardiac muscle we have the presence of a dyad, which is we have one terminal cisternae along with one T tubule. तो इसे हम सिंपली, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इट इज़ अ रोड इन विच वी हैव द पोर्ट होल दैट इज़ नथिंग बट द टी ट्यूब्यूल. अब ये जो प्रोसेस है द ऑफ कैल्शियम इनटेक, रीअपटेक और गिविंग इनटू द साइटोप्लाज्म, इसके बारे में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी में डिस्कस करेंगे. सो हियर आई वांट टू मेंशन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, विच आर the endoplasmic reticulum is involved in the formation of protein, whereas जो sarcoplasmic reticulum है it acts as a reservoir. अब किसका reservoir? of calcium. इसमें high amount of calcium present होती है जो contraction और relaxation में use होता है, along with some external extracellular calcium which is present in our extracellular fluid. So the next term which we have is the sarcoplasm. So sarcoplasm यानी मसल का साइटोप्लाज्म. जैसे कोई भी टर्म होने दो रिगार्डिंग द सेल, वी हैव टू रिप्लेस इट विद द सार्को सिंपली. सो वो हो जाएगा मसल के लिए, दैट इज सार्कोलेमा फॉर द सेल मेम्ब्रेन, द सार्कोप्लाज्म फॉर द साइटोप्लाज्म एंड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस सार्कोप्लाज्म में हमारे पास मायोफाइब्रिल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi bodies, or along with it we have some glycogen droplets present in every muscle and the lipid droplets which are present in few muscles. So इससे related एक clinical significance है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा after discussing the sarcoplasmic reticulum. अब जैसे हमने देखा that we have the myofibril which is ये एक फासिकल फॉर्म करता है, यानी सिंपली यानी ये आपका एक मसल बंडल है, इसके अंदर और अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो इसी को हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, एक इकट्ठे बंडल को. देन वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is also known as the sarcolemma. उसके बाद ये एक ट्रायड है जो फॉर्म किया जाता है with the help of the sarcoplasmic reticulum का cisterna, that is the bulge part और enlarged part and the transverse tubule. अब ये ट्रायड किस में पाया जाता है? It is in case of skeletal muscle, whereas in case of cardiac muscle we have the presence of dyad. And here we can also take a look that we have the presence of the invagination, which are the T tubules or also known as the transverse tubules, और अंदर वाली साइड है in the sarcoplasm we have the sarcoplasmic reticulum. And in case of smooth muscle we have the caveolae, which is the invagination present in the cell membrane itself, और उसके अंदर प्रेजेंट है these myofibrils which are the bundle of muscle fibers. So the next term which we have is the tendon. Tendon ये एक ऐसा पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और अगर ये टेंडन फ्लैट होता है देन वी कॉल इट एज द अपोन्यूरोसिस, विच इज़ इसका एक फेमस एग्जांपल है, दैट इज़ द बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस जो आपके एल्बो रीजन में प्रेजेंट होता है, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल. द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट. अगर मसल में ग्लाइकोजन का एक्सेस होता है देन इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज द मैकार्डल्स डिजीज़. अब ये मैकार्डल्स डिजीज़ जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, जिसमें जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, इसके डेफिशिएंसी की वजह से इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स
सो एंड इट इज़ नोन एज द मैकार्डल्स डिजीज़। सो इसके कॉमन सिम्टम्स है दैट इज़ इट कॉजेस मसल स्टिफनेस। सिमिलर कंडीशन मायोसिटिस ऑसिफिकेंस में भी होता है जब ऑसिफिकेशन होता है मसल का। एंड ऑल्सो वन मोर सिम्टम विच यू हैव इज द बैक पेन। सो हियर आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स दैट इज द स्केलेटल मसल, द कार्डियक मसल एंड द नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर। जो स्केलेटल मसल होता है वो इलोंगेटेड होता है और इसके जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ कार्डियक मसल, ये भी इलोंगेटेड होता है बट इनके जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ प्रेजेंट सेंट्रली और इनके बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन गैप जंक्शन का काम होता है टू spread the action potential throughout the heart. So the next type which we have is the smooth muscle. ये smooth muscle जो होता है it is spindle shaped यानी इस तरह का। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इसके बीच में जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होता है उसे हम कैवियोले कहते हैं। मैं इसका डायग्राम आपको तब बताऊंगा जब हम स्मूथ मसल के बारे में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट विच यू हैव इज़ द टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। अब ये सारे जो मसल फाइबर्स बने हैं या फिर मसल सेल्स बने हैं इनका एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ द एक्टिन एंड द मायोसिन। इसके अलावा भी और बहुत से मायोफिलामेंट्स होते हैं जैसे कि टाइटिन। सो इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स वी हैव द थिक विच इज़ द मायोसिन, द थिन विच इज़ द एक्टिन। अब इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है दैट इज हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन टू फ्लेक्स और एक्सटेंड द मसल। एक्सटेंड जब रिलैक्स हो रहा है मसल और फ्लेक्शन जब पास आ रहा है बॉडी के। सो फर्स्टली वी हैव द एक्टिन मायोफिलामेंट्स। द एक्टिन मायोफिलामेंट्स आर द थिन मायोफिलामेंट्स विच आर मेड आउट ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद सम रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड द नेबुलिन। सो रिगार्डिंग द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये वो मॉलिक्यूल्स है जो परमानेंट इंटरैक्शन को रोकती है बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स। जैसे कि ये अगर एक एक्टिन मायोफिलामेंट है एंड हियर वी हैव द मायोसिन हेड, ये जब मायोसिन हेड उसको आगे ढकेलेगी तो ये इंटरैक्शन जो है इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर दैट ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड सो इट लीड्स टू द रिलैक्सेशन फेज। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। बट हियर ये प्रोसेस को रोकने के लिए वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्शन फेज ना हो इसके लिए हमारे पास 2 क्लास ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स है दैट इज़ फर्स्टली वी हैव द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स यानी वो मॉलिक्यूल्स यानी वो साइट्स एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हो, यानी मायोसिन का हेड जहाँ पर अटैच होगा उसे कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। और सेकंड इज द कैल्शियम बाइंडिंग साइट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। सो अब इन केस ऑफ द स्ट्राइटेड मसल्स वी हैव द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल which will block the binding of the myosin head to the actin myofilament, whereas in case of the smooth muscle we have the proteins which are the caldesmon and the calponin which will prevent it in the smooth muscle. In case of the calcium binding site we have the troponin which will block the calcium binding sites in case of the striated muscle and the calmodulin in case of the smooth muscle. अब ट्रोपोनिन से रिलेटेड हमारे पास एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है दैट इज़ अगर बॉडी में कभी कार्डियक ट्रोपोनिन इसका लेवल इंक्रीज होता है देन इट इम्प्लाइज ये सजेस्ट करता है कि कार्डियक डैमेज हुआ है इन आवर बॉडी एंड इट कॉमनली इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. सो एंड लास्टली हमारे पास नेबुलिन प्रोटीन है. नेबुलिन प्रोटीन ये एक्टिन मायोफिलामेंट से बाइंडेड रहता है और
उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो मेंटेन करता है, दैट इज़ इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। सो इसके बाद हम मायोसिन मायोफिलामेंट के बारे में बात करेंगे। मायोसिन मायोफिलामेंट इज़ अ टाइप ऑफ थिक फिलामेंट और इसके 3 डोमेन होते हैं, दैट इज़ द हेड, द नेक एंड द टेल। सो इसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज़ हियर वी हैव द हेड रीजन, हियर वी हैव द टेल रीजन, और जो लाइट चेन रीजन है वहीं पर हमारा नेक है, डोमेन यानी सिंपली पार्ट्स ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, दैट इज़ द हेड, द नेक एंड द टेल। सो अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे हमारे पास एक्टिन मायोफिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, वैसे ही हमारे पास मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, which can be seen here, और we have the ATP बाइंडिंग साइट, जिसके हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारा ये जो क्रॉस ब्रिज साइकिल होता है वो अकर होता है। एंड वी हैव द ATPase डोमेन, यानी उसे ब्रेक डाउन करने वाला, ATP को ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी यूटिलाइज करना। सो हमारे पास बॉडी में कई सारे मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दीज आर द मायोसिन 2, द मायोसिन 1 एंड 5। सो मायोसिन 2 जो है ये पाया जाता है इन दी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स एंड इन द रीजन वेयर साइटोकाइनेसिस अकर, साइटोकाइनेसिस यानी सेल मूवमेंट। और जो मायोसिन 1 और मायोसिन 5 है ये साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन इंटरैक्शंस में हेल्प करते हैं, दैट इज़ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन ऑफ द एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी, जैसे हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन का एंड टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ से वो ACH रिलीज़ करता है और वो मसल के ऊपर अटैच होता है, तो वो जो वेसाइकल होता है दीज आर फाउंड मोस्टली आउट ऑफ द मायोसिन 1 एंड द मायोसिन 5 फिलामेंट्स। और मायोसिन 1 हमारे स्टीरियोसीलिया ऑफ ईयर में भी प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर जस्ट द लोकेशन, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मायोसिन फिलामेंट्स जैसे हमने देखा, इट हैज़ द फंक्शन ऑफ पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट्स विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, 2 पार्ट्स में, दैट इज़ द 2 हैवी चेन्स एंड द 2 लाइट चेन्स। सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो टेल रीजन में हमारे पास 2 हैवी चेन है और इनके नेक रीजन में हमारे पास 2 लाइट चेन रीजन है। सिंस दीज आर मेड आउट ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का बेसिक फंक्शनल यूनिट कभी भी अमीनो एसिड होता है, तो इसका जो हेड है वो एन टर्मिनल फॉर्म करता है, दैट इज़ द अमीनो टर्मिनल, वेराज इनका जो टेल है इट विल फॉर्म द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। और जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है इट इज़ समवॉट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कैडोशियस इटसेल्फ, जो मेडिकल के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज़ वी कैन से जो ये स्नेक्स का हेड है इट इज़ सिमिलर टू समवॉट टू द मायोसिन हेड। देन वी हैव द नेक रीजन एंड द टेल रीजन। सो कभी भी आप अगली टाइम मेडिकल का सिंबल देखते हो तो फिर यू कैन रिमेंबर दैट इट इज़ द मायोसिन फिलामेंट। सो अब हम हर एक मसल फाइबर के बारे में, दैट इज़ द स्केलेटल मसल, द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लास्टली हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ द स्मूथ मसल्स। सो जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं हियर, जैसे पहले मैंने टर्म में मेंशन किया था, दैट इज़ द टेंडन, जो बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है ये रीजन को, एंड दिस इज द टेंडन, द वाइटिश पार्ट। सो अब हमारे पास जो सबसे आउटर लेयर है इट इज़ द एपीमाइसियम। एपी मतलब सबसे ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि आउटर, एंड माइसियम relating to the muscle bundle। और ये जो एपीमाइसियम है
ये ग्रुप ऑफ फैसिकल्स को कवर करता है, और जो फैसिकल है इट इज़ इन टर्न कवर्ड बाय द पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम रीजन में ही आपके ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू दी मसल फाइबर्स, एंड विद इन द पेरीमाइसियम वी हैव द मसल फाइबर, और इस मसल फाइबर को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंडोमाइसियम। दैट इज़ हर एक मसल फाइबर जो है वो एंडोमाइसियम से कवर्ड है। सो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि जो एपिमाइसियम है इट कवर्स द बंडल ऑफ फैसिकल, जो पेरीमाइसियम है इट इज कवरिंग द फैसिकल, और जो एंडोमाइसियम है इट इज कवरिंग द मसल फाइबर। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो स्केलेटल मसल है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्राइटेड मसल, यानी इसमें बैंड्स या फिर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, और इसके न्यूक्लियाई जो होता है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। एंड वन मोर पॉइंट दैट इट हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियाई, whereas in case of the cardiac muscle or the smooth muscle we have only uninucleated या फिर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है in case of the cardiac and the smooth muscle। अब इसमें भी हमारे पास सार्कोलेमा है, और जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था दैट इज़ दी टी ट्यूब्यूल्स विच इज़ फॉर्मिंग बाय द ट्रायड, और कैल्शियम स्टोर्स विच आर प्रेजेंट इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो स्केलेटल मसल है इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द टाइप 1 एंड द टाइप 2। टाइप 1 मसल फाइबर्स जो है दीज आर स्लो एक्टिंग, whereas जो टाइप 2 मसल फाइबर्स है दीज आर फास्ट एक्टिंग, या फिर बोल सकते हैं कि फास्ट ट्विच, एंड टाइप 1 मसल फाइबर्स आर दी स्लो ट्विच। अब जो टाइप 1 मसल फाइबर्स होते हैं दीज आर डार्क रेड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मायोग्लोबिन। सिंस यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होता रहता है और इट अकर्स एट अ वेरी हाई रेट, सो इट इज़ डार्क रेड इन कलर also because of the presence of high mitochondria, and the type 2 muscle fibers are bright white in color because of the less amount of mitochondria and myoglobin। अब जो type 1 muscle fiber है इसका जो energy source है it is from the aerobic glycolysis, and to be specific it is from the oxygen phosphorylation। अब oxygen phosphorylation में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लगता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है हाई अमाउंट में होता है बिकॉज इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, द टाइप 1 मसल फाइबर्स, whereas in case of type 2 muscle fibers it occurs with the help of the anaerobic glycolysis। अब जो टाइप 1 मसल फाइबर्स है these are used since these are slow acting, या फिर बोल सकते हैं कि आराम से काम करेंगे लेकिन ज़्यादा देर तक काम करेंगे, सो दीज आर लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, whereas the fast muscle fibers are involved in the short term activity, जैसे कि आपके एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स हो गए। एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स वो मसल्स जो आपके ऑर्बिट और जो सुपीरियर आईलिड है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, whereas in case of type 1 muscle fibers we have the postural muscles। पोस्चरल मसल्स यानी जो आपके पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द बैक के मसल्स, द पेल्विस के मसल्स एंड द एब्डोमेन के मसल्स। ये हो गए आपके थाई के मसल्स और लेग के मसल्स, और यहाँ पर आपके आई के मसल्स सारे प्रेजेंट हैं। सो मूविंग अहेड, अब हमने देखा कि एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स है ये प्रेजेंट है बॉडी में, लेकिन इनका कुछ पैटर्न है, और ये पैटर्न is defined by the sarcomere। Sarcomere is the basic functional unit of the muscle, so it is the functional unit of the striated muscle fiber। In case of the smooth muscle these are present irregularly, जिसका डायग्राम हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज फर्स्टली नोटिस हमारे पास मायोसिन हेड रीजन है। ये जो मायोसिन हेड है
ये अटैच करेगा टू द एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो ब्लू में प्रेजेंट है, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स which can be seen here. And here we have the myosin tail. Now apart from it we have the Z disc. अब ये जो Z disc है, हम कह सकते हैं कि जो सार्कोमियर है, it is present between the two Z discs, that is here and here. दो Z disc के बीच का रीजन को हम कहते हैं दी सार्कोमियर। Now, as we said, we have some other myofilaments also. These are the titin. अब इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। The Cabzi molecules, जो रीजन सिर्फ एक्टिन और टाइटिन फिलामेंट से बना हुआ है, उसे हम कहते हैं आई बैंड। यानी आई बैंड वो रीजन है जहाँ पर मायोसिन पाया नहीं जाता। Then we have the A band, which is formed by the region involving the myosin and the actin. यानी जो रीजन में आपका मायोसिन का पार्ट प्रेजेंट है along with the actin, it is known as the A band. And जिस रीजन में आपके मायोसिन टेल प्रेजेंट है, it is known as the H zone. ये जो H zone है ड्यूरिंग द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो पास आएगी। सो हियर वी कैन टेक अ लुक दैट जो H जोन प्रेजेंट था पहले, इट हैज़ नैरोड, ये कम हो गया है, और ये जो लाइन प्रेजेंट होती है इन दी H जोन, इट इज़ नोन एज द M लाइन। अब जो I बैंड है, इट स्टैंड्स फॉर द आइसोट्रॉपिक, the A stands for the anisotropic, the M line stands for the methyl Schliebe line, or we have the H zone, which is the Hansen's zone. जो आई बैंड वाला रीजन होता है, इससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो नॉर्मली पास होती है, लेकिन अगर इस रीजन से हम पास करेंगे तो लाइट को ज़्यादा पेनिट्रेशन फेस करना पड़ता है। सो इसीलिए ये रीजन जो है वो डार्क मिलता है, और जो आई बैंड वाला रीजन है इसे हम लाइट रीजन कहते हैं। सो इसीलिए आई बैंड को हम लाइट रीजन भी कहते हैं, और जो ए बैंड है उसे हम डार्क रीजन भी कहते हैं। नाउ रिगार्डिंग इट वी हैव द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज़ द रिगोर मोर्टिस। रिगोर मोर्टिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं आफ्टर डेथ। ये क्यों होता है? बिकॉज एटीपी के एब्सेंस की वजह से या फिर लैक ऑफ एटीपी की वजह से जो एटीपी का अमाउंट कम है बिकॉज ऑफ डेथ, अब आपकी बॉडी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर सकती जिसकी वजह से वो एटीपी प्रोड्यूस करे। सो बिकॉज ऑफ इट वी हैव द कंडीशन रिगोर मोर्टिस, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट, जो ये मायोसिन हेड है ये अटैच रहता है टू द एक्टिन फिलामेंट, जिसकी वजह से स्टिफनिंग होती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन फेज ऑफ रिलैक्सेशन। ये बॉन्ड टूटता है इन फेज ऑफ रिलैक्सेशन, लेकिन अगर ये होता नहीं है देन इट लीड्स टू द कंडीशन नोन एज द रिगर मोर्टिस, और ये मोस्टली होता है आफ्टर डेथ। देन वी हैव द अनदर कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, दैट इज द DGC, ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसका सिंपल सा काम है इन द मसल मेम्ब्रेन ऑफ द स्टाइटेड मसल, दैट इज द कार्डियक एंड द स्केलेटल मसल। इट हैज़ द फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग द मॉलिक्यूल और स्टेबलाइजेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन, यानी जो आपकी मेम्ब्रेन है उसे उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ये काम होता है ऑफ द DGC कॉम्प्लेक्स, ऑफ द DGC, दैट इज़ द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इसमें से ये
डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ये डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोग्लाइकन, एक्स्ट्रा सेलुलर लैमिनिन और अदर प्रोटीन से बना हुआ होता है। सो जो इसमें से डिस्ट्रोफिन है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। दैट इज़ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस इससे रिलेटेड 2 कंडीशंस आते हैं, 2 क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आते हैं, विच आर द ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड द बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्यों होता है? बिकॉज जो डिस्ट्रोफिन जीन है वो प्रोड्यूस होना फेल हो जाता है। अगर डिस्ट्रोफिन जीन बनती नहीं है देन इट वुड लीड टू द कंडीशन known as the Duchenne muscular dystrophy and the Becker's muscular dystrophy. So और इसके जो symptoms है और conditions है दोनों में अलग अलग है। और एक और important point regarding it is that it is the second largest gene in our body. The dystrophin gene is the second largest gene in our body. So lastly हम टाइटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइटिन जैसे हमने देखा it was present between the M band and the Z band, या फिर M line and the Z band, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसका जो काम होता है it is to bring back the muscle in the normal position, यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्शन किया ये काम होता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स का। जैसे हमने देखा कि एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उसकी, जो मायोसिन हेड को एंटर करने देगी इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम मॉलिक्यूल, और जो आपका पुलिंग वाला प्रोसेस है वो होगा, लेकिन जो टाइटिन है वो उसको वापस लेके आएगा इन द नॉर्मल पोजीशन। सो द फंक्शन ऑफ द टाइटिन इज टू ब्रिंग बैक द मसल इन द रिलैक्स्ड फेस और द नॉर्मल फेस। और टाइटिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इट प्रिवेंट्स द डैमेज। अब इससे रिलेटेड वी हैव द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दैट इज द फैमिलियल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें जो आपकी TTN जीन होती है, जो TTN जीन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द टाइटिन मॉलिक्यूल। और अगर ये मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, अगर TTN जीन फेल होता है बॉडी प्रोड्यूस करना, अगर फेलियर ऑफ TTN जीन लीड्स टू द कंडीशन दैट इज़ द फैमिलियल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड यानी ये अगर आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है तो इसे हम कहते हैं डायलेशन, दैट इज़ इंक्रीज इन साइज, ये है डायलेशन। सो सिमिलरली इन केस ऑफ हार्ट व्हाट इट वुड बी, ये अगर आपका एक हार्ट मैं आपको बताता हूँ इन अ स्क्वायर फॉर्म, तो इट वुड एनलार्ज फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइज, और कार्डियोमायोपैथी होगी यानी हार्ट का डिसफंक्शनिंग। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वी हैव द अडेप्टेशन विच टेक्स प्लेस। जैसे कि अगर हाइपरट्रॉफी हो गया, अब ये मोस्टली हम देख सकते हैं इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स। सो इसमें जब लेफ्ट एट्रियम होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड देता है। अब इसके वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं, बट मुझे आपको यहाँ पर एक सिंपली ये बताना है कि हाइपरट्रॉफी कैसी होती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा कि इसे सारा ब्लड पंप करना है, तो ये अपना फोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर नॉर्मली उसे एक एक्स अमाउंट लग रहा था टू पंप आउट 5 लीटर ऑफ ब्लड सपोज, और ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशन उसे 7 लीटर ऑफ ब्लड पंप करना है, तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। सो वी कैन से सपोज 3x लगता है। अगर ये कंटिन्यूसली चालू रहा बॉडी से लेफ्ट वेंट्रिकल से 7 लीटर का ब्लड जो पंप आउट हो रहा है, इट कैन लीड टू द हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। यानी हाइपरट्रॉफी इसे हम 2 वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी दैट इज हाइपर यानी बढ़ना, या फिर वी कैन से इंक्रीज इन साइज। अब अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वी कैन से कि कार्डियक मसल का साइज़ बड़ा है। अगर कार्डियक मसल का साइज़ बड़ा है तो इन टर्न कार्डियक सेल्स का साइज़ बड़ा है। सो हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कार्डियक
हाइपरट्रॉफी। सो ये एक कॉमन कंडीशन है और इसके बारे में आपको ऋषभ सर जो है वो इन डिटेल बताएंगे इन पैथोलॉजी। सो हाइपरट्रॉफी में हमारे पास जो सार्कोमियर्स है उनके भी साइज़ इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी मायोसैटेलाइट सेल्स। अब ये मायोसैटेलाइट सेल्स क्या होता है? जैसे हमने बोन में पढ़ा, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, दोज वर द स्टेम सेल्स ऑफ द बोन। सो सिमिलरली इन केस ऑफ द muscles we have the myosatellite cells. These are the multipotent cells. These are present between the mature muscles. और इसके वजह से हाइपरट्रॉफी में जो मायोसैटेलाइट सेल्स है ये एक्टिव होने की वजह से सार्कोमियर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब सार्कोमियर्स का नंबर इंक्रीज होना सिमिलर है बिकॉज ऑफ आपका देखिए ना कि अगर इसमें 10 सार्कोमियर यूनिट्स थे, सपोज वो सेल का साइज इंक्रीज होता है, वी कैन हैव 20 और मोर देन इट इन द केस ऑफ हाइपरट्रॉफी। सो ये एक एडाप्टेशन है विच शुड अकर इन केस ऑफ मसल्स डिपेंडिंग। अब जैसे कि सिमिलर एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइपरट्रॉफी का इन केस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। जैसे जो लोग जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मसल को एक्सटेंसिवली ट्रेन करते हैं, लेट इट बी बाइसेप्स ब्रेकाई और एनी अदर मसल। सो ड्यू टू इट उससे क्या होता है कि वो मसल का साइज इंक्रीज होता है। देन वी हैव द अनदर अडेप्टेशन दैट इज द अट्रॉफी। अट्रॉफी यानी डिक्रीज होना साइज में। इसका एग्जाम्पल जैसे कोई पैरालिसिस पेशेंट है जिसका लिम्ब पैरालाइज्ड हो गया हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेल है जो उस लिम्ब में कोई भी पर्टिकुलर अगर लिम्ब रहा तो उसके सेल साइज डिक्रीज होती है अलॉन्ग विद द सेल नंबर। सो इससे क्या होता है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो भी यानी डिक्रीज हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वुड लीड कि जो पहले एक एक्स साइज का था वो 0.5x का साइज 0.5x साइज का हो गया, यानी कम हो गया। इन शॉर्ट अट्रॉफी, साइज में कम होना। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास 3 टाइप होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट द आइसोमेट्रिक, द सेकंड द आइसोटोनिक एंड द थर्ड ऑक्सोटोनिक। सो अब मैं यहाँ पर एक वेग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिले रिगार्डिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो सपोज़ कि ये हमारा हैंड है और इस बंदे ने हैंड में डंबल्स पकड़ रखे हैं। तो इस पोजीशन जो है, इस पोजीशन में उसके ना ही मसल लेंथन हो पा रहा है ना ही शॉर्टन हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो भी मसल होगा दैट इज़ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल इन द एंटीरियर पार्ट। तो ये मसल जो है वो ना ही फ्लेक्स कर रहा है ना ही एक्सटेंड कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी अभी यहाँ पर जो मसल में टेंशन तो जनरेट हो रही है, पावर तो लग रही है उसे उस पोजीशन में रखने के लिए, लेकिन जो मसल का लेंथ है ना ही वो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है, इट इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट। वेराज अगर ये बॉडी से दूर जाता है तो इसे हम कहेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी मसल का लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे ही ये हैंड पीछे आएगा। अगर ये हैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लेक्स होगा तो जो मसल का साइज़ है वो और डिक्रीज होगा और इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो बोथ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मसल की लेंथ चेंज हो रही है लेकिन मसल की पावर जो है वो कांस्टेंट है, यानी उतनी ही ताकत लग रही है जितनी एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लग रही होगी। द लास्ट टाइप विच वी हैव इज़ द ऑक्सोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ऑक्सोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन है इसमें आपके दोनों
पावर एंड लेंथ ऑफ मसल चेंज हो रही है। मसल है इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्रेजेंट है और इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पिंडल शेप एंड हैज़ द प्रेजेंस ऑफ द कैवियोले विच आर द मेम्ब्रेनस इन्वाजिनेशंस। तो जो स्मूथ मसल्स है वो मोस्टली हॉलो ऑर्गन्स के वॉल्स पे पाए जाते हैं, इन केस लाइक स्टमक हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एंड ऑल्सो इन यूट्रस। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, it is also present in the respiratory region, urinary region and the reproductive tracts। और सिंस ये स्मूथ मसल है तो इसे हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन इट इज़ प्रेजेंट अंडर आर इनवॉलंटरी कंट्रोल विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी जो स्मूथ मसल है इसका मेन काम क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन करना, यानी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करना टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, या फिर पेरिस्टाल्सिस इन केस ऑफ जीआई ट्रैक्ट जिसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देन वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स यानी जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, दैट पार्ट। सो हियर वी कैन टेक अ लुक दैट we have the nucleus which is centrally placed and here we have the sarcoplasmic reticulum। और एक और पॉइंट जो स्मूथ मसल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा कि स्ट्राइटेड मसल्स में जो शेप होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज़ वेल डिफाइंड, बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल वी हैव दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ इर्रेगुलर इन शेप एंड इज़ नॉट डिफाइंड। और इसमें जैसे हमने कहा कि इसके जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इरेगुलरली एंड दे हैव द सपोर्टिंग यूनिट्स सच एज द प्लेक्स। अब ये प्लेक्स क्या होता है? दीज आर द एडिशन प्लेक्स, यानी ये जो रेड कलर में है ये वाला पार्ट, दीज आर द प्लेक्स, एडिशन प्लेक्स। ये सार्कोलेमा से अटैच करेगी और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि वी हैव द प्रेजेंस ऑफ कैवियोले। दीज आर द मेम्ब्रेनस इन्वाजिनेशन कनेक्टिंग द एडिशन प्लेक्स एंड द डेंस बॉडीज। डेंस बॉडीज ये वो पार्ट है विच इज सिमिलर टू द जेड बैंड विच वी हैव इन द स्केलेटल मसल। और ये जो डेंस बॉडीज है और एडिशन प्लेक्स है, इनके बीच में हमारे पास इंटरमीडिएरी फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर मेड आउट ऑफ द डेस्मन एंड द विमेंटिन। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में स्मूथ मसल के। सो हमारी बॉडी में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल यूनिट एंड द मल्टी यूनिट। अब जो सिंगल यूनिट होते हैं, these are multiple cells which are connected with the help of the gap junctions। gap junctions जैसे हमने कार्डियक मसल्स में देखा, वैसे ही स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और ये भी वही सेम फंक्शन करता है, दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल जो नर्व टर्मिनल से आ रहा है उसे स्प्रेड करना। सो इन केस ऑफ द पेरिस्टाल्सिस वी हैव द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इकट्ठा मसल के सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विच विल लीड टू द फंक्शन ऑफ द पेरिस्टाल्सिस। सो वी कैन से दीज आर फाउंड इन द जीआई ट्रैक्ट, द यूट्रस which is also responsible, which is also involved in the contraction in the bladder, same, and the small blood vessels. Whereas जो multi-unit smooth muscle unit है, these are the type of cell bundle which are in turn made out of the muscle cells, but इनके पास जो है gap junction absent होते हैं. So these are not connected by the gap junctions, and these cell bundles are separated by the basement membrane, and these multi-unit smooth muscle cells would contract
इंडिविजुअली। जैसा कि हमने देखा कि इन केस ऑफ सिंगल यूनिट वी हैव द कॉन्ट्रैक्शन, नेटेड कॉन्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ द मल्टी यूनिट वी हैव इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसे जो एक नर्व है, एक नर्व एंडिंग है, वही एक मसल सेल को स्टिमुलेट करता है। सो इसके एग्जांपल्स है द लार्ज ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी सच एज एओर्टा, फेमोरल आर्टरी, जो फेमोरल आर्टरी है वो आपकी लेग में पाई जाती है। देन वी हैव द ब्रोंकियल ट्यूब्स, द एरेक्टर पिलाई मसल्स एंड द वास डिफरेंस। सो अब हम लास्ट मसल फाइबर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द कार्डियक मसल फाइबर, और इसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल। सो जैसे हमने देखा, कार्डियक मसल इज दिस टाइप ऑफ स्ट्राइटेड मसल विच हैज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड हैज द प्रेजेंस ऑफ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। सिंस हार्ट को पंप करना है ब्लड टू द एंटायर बॉडी, इट मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी सोर्सेस। सो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। देन वी हैव द कार्डियक सिंसाइटियम, जैसे कि जो इंडिविजुअल कार्डियोमायोसाइट्स है, दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि वी हैव दीज आर दी आईसी डिस्क, और ये एक सिंसाइटियम के लिए, ये एक सिंसाइटियम की तरह काम करता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की तरह। तो सिंसाइटियम एज वी डिस्कस्ड इज नथिंग बट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ multiple cells which are joined with the help of the intercalated discs, and the function of the syncytium is to provide rapid transmission of the electrical impulse, यानी जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है मसल सेल के पास उसे ट्रांसमिट करना, and helps in the coordinated contraction. Now here we have the three coverings of the heart which are the epicardium, the myocardium and the endocardium from the out to in। और जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं, these are stimulated with the help of the cardiac pacemaker cells and the ANS। So finally we'll be discussing about the sliding filament theory, in which we have the involvement of the, ये जो है ये दोनों स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में पाया जाता है, बट कार्डियक मसल का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इट इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द पेसमेकर सेल्स एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्व से उसके पास बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं in some position we have beta 2 receptor and various other receptors। सो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, इसमें मोटा मोटा यही हो रहा है कि जो आपके मायोसिन फिलामेंट्स है वो आपके एक्टिन हेड को, आपके एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करेगी और उसे पुश करेगी आगे की तरफ, एंड इट वुड लीड टू द फंक्शन एंड इट वुड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट, और जो टाइटन है वो उसे वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगी। सो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इन द एक्शन पोटेंशियल, व्हेन द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, यानी जब भी आपके न्यूरॉन है, ये आपकी जैसे नर्व एंडिंग हो गई, सो जैसे आपकी नर्व एंडिंग हो गई, इसमें से एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगी टू दी सार्कोलेमल रिसेप्टर्स। ये जो ACH है वो बाइंड करेगी टू द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी सार्कोलेमा। सो ये हमारी सार्कोलेमा है, दैट इज़ दी सेल मेम्ब्रेन, और इससे बाइंड करेगा आपका ACH मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ये ACH मॉलिक्यूल इससे बाइंड होता है, डीपोलराइजेशन होगा, सिंस एक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट फेज़ है डीपोलराइजेशन, और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, ये जो सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है ऑन दी सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, ये सोडियम की एंट्री अंदर की तरफ करवाएगी, और जो सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल है, दैट इज़ ATP के मदद से सोडियम को अंदर लाना और पोटेशियम को बाहर फेंकना, तो ये होगा। और जैसे ही ये होता है,
along with it we have the opening of the voltage mediated calcium channels. अब इससे पॉजिटिव चार्ज अंदर साइड डेवलप होगा ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। और जो कैल्शियम चैनल्स है, जैसे कि हमारे सार्कोलेमल मेम्ब्रेन के ऊपर, टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर स्पेसिफिकली, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द DHPR, दैट इज द डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स। अब ये डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स का काम होता है कि कैल्शियम की एंट्री को जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसे अंदर की तरफ लाया जाए। और इससे क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर और कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, जिसे हम RYR चैनल्स कहते हैं। दीज आर द राइनोडिन रिसेप्टर्स। अब होता क्या है कि कैल्शियम के एंट्री की वजह से यहाँ से जो कैल्शियम चैनल्स है, कैल्शियम के एंट्री की वजह से साइटोप्लाज्म में लेवल ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली ये जो राइनोडिन रिसेप्टर्स है ये भी ओपन होते हैं और ये भी रिलीज़ करते हैं कैल्शियम आयंस इन दी साइटोप्लाज्म। सो इसके वजह से जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द साइटोप्लाज्म है वो बढ़ता है और इट वुड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन, सिंस ये कैल्शियम जाएगा कहाँ, ट्रोपोनिन से बाइंड करने। और जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है वो इन टर्न इफेक्ट करेगा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर और उससे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाएगी, और ड्यू टू विच वी हैव द साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल, इट opens the presynaptic voltage gated calcium channels on the release of ACH from the ends of neuron. Then we have the postsynaptic ACH binding, यानी postsynaptic, यानी यहाँ पर postsynaptic is the muscle itself, it is the postsynaptic membrane. यहाँ पर ACH बाइंड होगा, मसल सेल का डीपोलराइजेशन यानी सोडियम आयंस का एंट्री। देन वी हैव द डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स। देन इसकी वजह से वी हैव द डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। ये along with the ryanodine receptors present on the sarcoplasmic reticulum will release the calcium ion into the cytosol. अब साइटोसोल में बढ़ने की वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है, जो कवर कर रहा था मायोसिन साइट को ऑन द एक्टिन, पहले जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है वो ट्रोपोनिन के ऊपर जाएगा और फिर ट्रोपोमायोसिन को हटने के लिए बोलेगा, और फिर मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन होने के बाद मायोसिन हेड उससे अटैच होगा। इट वुड लीड, यानी यहाँ पर मैंने वो प्रोसेस लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन C, लीड्स टू द शिफ्टिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन, एक्सपोजर टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट. It would lead to the formation of the cross bridge between the actin and the myosin filament. अब इसकी वजह से, अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, कैल्शियम की वजह से ट्रोपोनिन ने अपना काम किया, ट्रोपोमायोसिन ने अपना काम किया, वो दोनों हट गए रास्ते से. लेकिन अब इस प्रोसेस को मीडिएट करने के लिए हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत लगती है. तो दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ATP. अब ये ATP जो है, जैसे हमने देखा ATPase डोमेन होता है मायोसिन हेड में, तो उससे ATP जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, टूट जाएगा और ADP और IP फॉर्म करेगा. अब इसमें वी हैव द इनिशिएशन ऑफ द पावर स्ट्रोक. इनिशिएशन यानी मायोसिन हेड का एक्टिन फिलामेंट से बॉन्ड बनाना, उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक. तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो एक्टिन को H जोन की तरफ ढकेलेगी, विच वुड लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ मसल, इन टर्न शॉर्टनिंग ऑफ द H जोन एंड द I बैंड्स, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड जो है वो कम हो जाएगी,
शॉर्ट होगी एंड इट वुड लीड टू द HIZ श्रिंकेज। सो आप ये निमोनिक भी हमेशा याद रख सकते हैं दैट A बैंड इज ऑलवेज फॉर द सेम लेंथ। लास्ट में अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, ADP रहा मायोसिन फिलामेंट के साथ, मायोसिन हेड के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हुआ इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द H जोन। अब उसके बाद इस ADP मॉलिक्यूल का काम होने के बाद वी अगेन हैव द सप्लाई ऑफ द ATP मॉलिक्यूल, और जैसे ही ये ATP मॉलिक्यूल वापस आता है, जो मायोसिन हेड है एक्टिन फिलामेंट से बंधा हुआ था वो वापस से रिलैक्स हो जाएगा और इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP लीडिंग टू द ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्मेशन। सो अब हम स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो स्मूथ मसल है इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है, ये इरेगुलरली प्लेस्ड है। सो इट मस्ट हैव सम अदर मैकेनिज्म विद विच इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। सो उसके बारे में ही बात करेंगे दैट इसका मेन स्टिमुलस क्या है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज stimulus is important. In case of the GI tract, we have the interstitial cells of Kajal, which are responsible. ये भी एक पेसमेकर सेल की तरह है। जैसे हमारे हार्ट में पेसमेकर सेल है, उसी तरह हमारे GI ट्रैक्ट में पेसमेकर सेल है, वैसे ही हमारे GI ट्रैक्ट में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल है। सो इसमें एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव द एसिटाइलकोलिन, द नॉरएपिनेफ्रिन और द नॉरएड्रेनालिन। It could also, the stimulus could also be the increase in pH or decrease in pH. We have the hormones like vasoactive intestinal peptide, the adrenaline which is the epinephrine or the vasopressin or any other hormone. So ये मैंने यहाँ पर एक मसल सेल ड्रॉ किया है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं we have the sarcoplasmic reticulum जो कि एक रिजर्वायर है कैल्शियम का। तो होता क्या है, जब नर्व एंडिंग, जब सपोज स्टिमुलस पॉजिटिव होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो उस टाइम जो L टाइप कैल्शियम चैनल्स है इट वुड लीड टू द एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, these are the L type calcium channels on the smooth muscle cells, and apart from it we also have the sarcoplasmic reticulum जो कि कैल्शियम रिलीज करता है इन दी साइटोप्लाज्म, और ये बाइंड होगा टू दी कालमोड्यूलिन। कालमोड्यूलिन एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद कैल्शियम एज वी हैव सीन इन केस ऑफ स्मूथ मसल, वराज इसका ही सब्सटीट्यूट हमारे पास स्केलेटल मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल्स में इज़ द ट्रोपोनिन। अब ये कालमोड्यूलिन जो है वो एक्टिवेट करता है कैल्शियम कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ द CMC, विच शुड इन टर्न इनिशिएट द MLCK। अब MLCK इज़ द मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये जो है मायोसिन लाइट चेन काइनेज इट विड फॉस्फोराइलेट, यानी ये ऐड करेगा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू द लाइट चेन ऑफ द मायोसिन हेड, और इसके वजह से कंट्रैक्शन प्रोसेस होता है। वेराज अगर यही रिलैक्सेशन करना हो तो वी हैव द नाइट्रस ऑक्साइड, द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। सो इन द लाइट चेन ये जो है ये फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देगा। इट अंडरगोज वैरायटी ऑफ स्टेप्स, इसके बारे में आपको डिटेल में अभी नहीं जानना। द लास्ट वन विच वी हैव इज़ द कार्डियक मसल। जैसे हमने पढ़ा कि कार्डियक मसल में इनिशियली कार्डियक पेसमेकर सेल्स होते हैं, देन वी हैव इट्स मसल सेल डीपोलराइजेशन, लास्टली इससे सार्कोलेमा डीपोलराइज होती है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम और सोडियम आयंस का, जिसकी वजह से अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होगा, और इसके बाद जो प्रोसेस है इट इज़ सिमिलर टू द स्केलेटल मसल, यानी
उसके बाद जो मायोसिन हेड है वो बाइंड करेगा टू द एक्टिन साइट, जो मायोसिन हेड है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करेगा और वही सारा प्रोसेस होगा। Thank you for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and do follow us on Instagram at We The Doctors. Thank you.